हेलो दोस्तों। मान लो अगर आपके घर में 1 लाख रुपए है और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके 1 लाख रुपए धीरे धीरे चोरी हो रहे हैं तो आप क्या सोचोगे? पर अनफॉर्चुनेटली यही रियलिटी है और इसी चोर को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। आपके घर में अगर 1 लाख रुपए है तो 10 साल बाद उन 1 लाख रुपए की कीमत सिर्फ 60,000 हो जाएगी, जिसका कारण है इन्फ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशन क्या होता है, यही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इन्फ्लेशन अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई। इन्फ्लेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को इम्पैक्ट करता है। आप अमीर हो या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी को इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है। अगर मान लो कोई अमीर बिजनेसमैन भी है, फिर भी रॉ मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से उसे भी बिजनेस में लॉस हो सकता है। आपने देखा होगा इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई भी इन्फ्लेशन को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में नहीं रखा गया तो इन्फ्लेशन इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। तो आइए इस इन्फ्लेशन को कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। 1 लीटर दूध की कीमत 1975 में 2.5 रुपीस थी, जबकि यही प्राइस 2019 में 46 रुपए हो गई और आज 2022 में 1 लीटर दूध की कीमत 52 रुपीस हो गई है। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो 1975 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 1.7 रुपीस थी, वही 2019 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 68 रुपीस हो गई और आज 2022 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 123 रुपीस हो गई है। तो इन बढ़ती हुई कीमतों को ही महंगाई या इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी किसी एक चीज की एक साल के अंदर अगर प्राइस बढ़ती है तो उसे हम इन्फ्लेशन नहीं कह सकते। अगर सारे गुड्स और सर्विसेज की प्राइस एक साल में बढ़ती है तभी हम उसे इन्फ्लेशन कहेंगे। 100 रुपीज नोट की कीमत जो 1947 में थी, आज वो 2022 में बहुत कम हो गई है। आइए इसे भी एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। 1975 में 10 ग्राम सोने की कीमत 500 रुपीज थी, वही 10 ग्राम सोने की कीमत 2019 में 33,000 हो गई और आज 2022 में 10 ग्राम सोने की कीमत 53,000 रुपीज हो गई है। अगर आपके पास 1975 में 50,000 रुपए होते तो आप उससे 1000 ग्राम सोना खरीद सकते थे, वही 2019 में आप 50,000 रुपीज से सिर्फ 15 ग्राम सोना ही खरीद सकते थे और आज 2022 में अगर आपके पास 50,000 रुपए है तो आप सिर्फ 10.7 ग्राम ही सोना खरीद सकते हो। तो आप इसी से समझ सकते हो कि जो 100 रुपीज की कीमत 1975 में थी वो आज 2022 में बहुत कम हो चुकी है, जिसका कारण है बढ़ती हुई महंगाई। तो ये महंगाई यानी इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है, इसके क्या क्या कारण है, आइए इन्हें समझते हैं। इन्फ्लेशन का सबसे पहला रीजन है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसे सप्लाई शॉक भी कहा जाता है। हम सबको पता है किसी भी चीज की कीमत सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड होती है। किसी भी चीज की अगर डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उस चीज की प्राइस बढ़ जाती है और अगर डिमांड के मुकाबले किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है तब भी उस चीज की प्राइस बढ़ जाती है। कोई भी बिजनेस करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, फिर लेबर कॉस्ट होती है, साथ ही साथ रियल एस्टेट की या जगह की भी जरूरत पड़ती है। अगर मान लो रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ जाती है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर फ्यूल प्राइस बढ़ता है या फिर स्किल्ड लेबर्स की कमी के कारण लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है या फिर रियल एस्टेट के प्राइस इंक्रीज होते हैं, तो इन सब की वजह से ओवरऑल बिजनेस की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है और ये जो कॉस्ट बढ़ती है उसे प्रोडक्ट की प्राइस में एडजस्ट किया जाता है। यानी मान लो जो कॉफी पहले 20 रुपीज में आती थी, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ने की वजह से वही कॉफी की कीमत 35 रुपीज की जाती है या फिर उस कॉफी के कप की साइज कम की जाती है और इसी तरह ऑपरेशनल कॉस्ट को प्रोडक्ट की प्राइस में एडजस्ट किया जाता है। इन्फ्लेशन का दूसरा टाइप है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मान लो किसी सैलरीड पर्सन की सैलरी 20,000 रुपीज थी और वो अब बढ़कर 25,000 रुपीज हो गई है। अब उसके पास जो 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा अमाउंट है वो उसे कहीं भी खर्च कर सकता है, जिसकी वजह से चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। पर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई तो लिमिटेड है, तो अगर लिमिटेड सप्लाई में सैलरी हाइक की वजह से डिमांड बढ़ती है तो उससे भी इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। मुंबई और पुणे जैसी सिटी में जॉब्स और एजुकेशन के लिए बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, पर इन सिटीज में जगह तो लिमिटेड है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट की प्राइस इंक्रीज होती है। तो इन दो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई लिमिटेड है तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होता है उसे ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ने का थर्ड रीजन है गवर्नमेंट पॉलिसीज। कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर मान लो गवर्नमेंट पिछले साल के मुकाबले इस साल 20% ज्यादा नोट प्रिंट करती है तो ये 20% एक्स्ट्रा करेंसी मार्केट में आती है,
जिसकी वजह से लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है और फिर चीज़ों की डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कई बार इंटरनल या एक्सटर्नल डेट लेता है और अगर किसी साल ये डेट बहुत बढ़ जाता है तो उसकी वजह से करेंसी डिप्रिशिएट होने लगती है और महंगाई बढ़ जाती है। थर्ड रीजन है आरबीआई। आरबीआई अगर सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो या फिर रेपो रेट कम कर देता है तो इन सब की वजह से बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है और वो लोगों को बहुत ज़्यादा लोन देते हैं, जिसकी वजह से लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है और इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा रहता है। तो ये कुछ मेन रीजंस है इन्फ्लेशन इंक्रीज होने के। तो इन्फ्लेशन आपको कैसे अफेक्ट करता है, आइए इसे समझते हैं। अगर मान लो आपकी इनकम ग्रोथ 10% है और उसी साल इन्फ्लेशन अगर 6% है तो आप खुश हो सकते हो क्योंकि आपने इन्फ्लेशन को बीट किया है। और अगर आपकी इनकम ग्रोथ 6% है और इन्फ्लेशन भी 6% है फिर भी आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपकी इनकम ग्रोथ 4% है और उसी साल इन्फ्लेशन 6% है तो ये आपके लिए ज़रूर चिंता का विषय है क्योंकि आप इस साल इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना होगा कि आप फर्स्ट सिनारियो को फॉलो करें, यानी आपकी इनकम ग्रोथ इन्फ्लेशन से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो 2 to 3% इन्फ्लेशन नॉर्मल है किसी भी कंट्री के लिए। अगर किसी कंट्री में 2 to 3% इन्फ्लेशन है तो उस कंट्री की इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर पाएगी। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और अगर इंडिया में 3 to 4% इन्फ्लेशन है फिर भी इंडिया की इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर सकती है। पर जब यह इन्फ्लेशन 9%, 10% या 2 डिजिट में चला जाता है तो ये हम सबके साथ साथ गवर्नमेंट के लिए भी चिंता का विषय बन जाता है। आप सोच रहे होंगे सरकार के पास बहुत सारी पावर है, बहुत सारी अथॉरिटी है, आरबीआई के पास भी बहुत सारे टूल्स है इन्फ्लेशन रोकने के लिए, तो क्यों सरकार या आरबीआई इसे आसानी से कंट्रोल नहीं करती। पर मैं आपको बता दूं, जितना हम सोचते हैं महंगाई को कंट्रोल करना उतना आसान नहीं होता क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते, जिनकी वजह से महंगाई बढ़ती है। जैसे कि फ्यूल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में डिसाइड होती है, कई बार रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाती है, मार्केट में डॉलर के बदले क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है इस पर भी इन्फ्लेशन डिपेंड होता है। कोविड पैंडेमिक जैसी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन आ सकती है या फिर रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, ये कुछ ऐसे सिनारियोज है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और यही कुछ रीजंस है जिसकी वजह से गवर्नमेंट या आरबीआई भी इन्फ्लेशन को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आइए इसे समझते हैं। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है कि आप ये इंश्योर करें कि आपकी इनकम ग्रोथ हमेशा इन्फ्लेशन से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम ग्रोथ इन्फ्लेशन से कम है तो आपको आपकी लर्निंग पर फोकस करना होगा। आपको देखना होगा कि मार्केट में कौन से स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है और उसी हिसाब से अपने आप को डेवलप करना होगा। उसके बाद ही आप अपनी इनकम ग्रोथ से इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। आपके पास सेकंड ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। आपको अपने पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना होगा जहां से आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रही है तो आपको अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करना होगा। आपको आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बदलनी होगी और ये इंश्योर करना होगा कि आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन से ज़्यादा हो। आपके पास थर्ड ऑप्शन है मल्टीपल इनकम सोर्स का। मैं जानता हूँ थर्ड ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, पर आज 2022 में मल्टीपल इनकम सोर्स होना एक ज़रूरत बन चुकी है। अगर आप अपनी सिंगल इनकम सोर्स से इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हो तो आपको मल्टीपल इनकम सोर्स पर फोकस करना होगा, जिसके बाद आप आराम से इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।